हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? देखिए, ये है मूल कॉन्सेप्ट का फोर्थ वीडियो जहाँ पे अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के उनको डिस्कस करेंगे। नाउ अगर आप नीट की बात करूँ तो नीट में जो मेन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एनसीईआरटी में मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन इन पे ही ज़्यादा फोकस किया है। बट नॉर्मेलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे। परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम को भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। एज वेल एज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट पीएच एंड पीओएच, लॉग और एंटी लॉग की कुछ हम ट्रिक सीखेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास आता है परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये दो है। अब देखिए बहुत सिंपल सा है, दोनों में वेट बाय वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, यानी या तो हम वजन की बात करेंगे या तो हम वेट की बात करेंगे। और यहाँ परसेंटेज लगाया हुआ है, मतलब आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं। देखो जैसे मान लो अगर मेरे पास 100 ग्राम का सोल्यूशन है, 100 ग्राम का सोल्यूशन है जिसमें 60 ग्राम पानी है और मेरे पास 40 ग्राम NaOH है। अब याद रखना, जब भी मैं कभी बात करूंगा सॉल्वेंट की, ठीक है, जब भी मैं कभी सॉल्वेंट की बात करूंगा तो सॉल्वेंट की बात करते समय वेट को W1 लिखूंगा और सॉल्वेंट के मोलार मास को M1 लिखूंगा। और जब भी मैं बात करूंगा सल्यूट की, तो सल्यूट के बारे में जब भी मुझे सल्यूट का वजन रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं W2 लिखूंगा और सल्यूट के मोलार मास को मैं M2 लिखूंगा। इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो 1 जो है वो सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं, 2 जो है वो हम सल्यूट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। और जब मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, यानी अगर मुझे सिर्फ सोल्यूशन के बारे में लिखना हो, जैसे सोल्यूशन की वॉल्यूम क्या है या सोल्यूशन का वेट क्या होगा, तो जब भी मैं सिर्फ सोल्यूशन की बात करूंगा तो मैं उसका वेट को W लिखूंगा और वॉल्यूम को V लिखूंगा। अब सोल्यूशन का मोलार वेट नहीं होगा क्योंकि सोल्यूशन तो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करके बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसको हम कहते हैं परसेंटेज बाय वेट। अब मान लो अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है मेरे पास, इस 100 ग्राम के सोल्यूशन में 60 ग्राम पानी है और 40 ग्राम NaOH है। और अगर आपसे कोई बोले बताओ NaOH का परसेंटेज कितना है, तो जिसका परसेंटेज पूछा गया है उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 अगर सल्यूट का परसेंटेज पूछा गया है। और अगर सॉल्वेंट का परसेंटेज पूछा जाएगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, मतलब W2 अपॉन W2 प्लस W1 इनटू 100 या W1 अपॉन W2 प्लस W1 इनटू 100। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना, यहाँ सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वजन पता होना चाहिए। दूसरा हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना भी सिंपल है। यहाँ पर हमने 100 ग्राम सोल्यूशन की बात करी, यहाँ 100 ml सोल्यूशन की बात करेंगे, जहाँ पे लेट्स से अगर 60 ग्राम बेंजीन अगर 40 ग्राम ज़ाइलीन में प्रेजेंट है तब उसका परसेंटेज कितना होगा। तो 40 अपॉन 100 इंटू 100, यानी V2, अगर ये आपका V2 है और अगर ये आपका V1 है तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये दो सबसे सिंपल सबसे सिंपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ अपने को सल्यूट और सॉल्वेंट का वेट पता होना चाहिए और जिसका परसेंटेज निकालना है उसको डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 कर। दूसरा हमारे पास जो आता है जिसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन, जिसका बहुत यूज है। इसको आप सोल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव में भी यूज करोगे, इसको आप हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ में यूज करोगे, इसको आप सोल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, या लेट्स से बाकी के जितने भी हम यूनिट कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, वहां पे इसको यूज करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा फंडा, देखो एक चीज समझना, फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1। जब भी हम किसी चीज को 1 में से निकालते हैं उसको फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं कहता हूं 80 ग्राम NaOH 100 ग्राम पानी में प्रेजेंट है, तो 80 ग्राम NaOH को मैंने 100 ग्राम पानी में डाल दिया, दोनों का वेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले वेट को कन्वर्ट कर दो नंबर ऑफ मोल्स में, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 40, तो इसका 2 मोल्स हो गया, और ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 18 जो हो जाएगा 5.55। अब यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना, अगर पानी का 1000 ग्राम दिया है और 18 से डिवाइड करते हो तो 15.55 आएगा। देखो जब भी सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेंट का मोलार मास फिक्स होता है, सॉल्वेंट का मोलार मास यानी पानी अगर होगा तो वो 18 होता है, तो 100 बाई 18 55.55 होता है, 1000 बाई 18 और 100 बाई 18 अगर लोगे तो 5.55 होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पानी के नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया, 100 बाई 18 किया, 5.55 आया। अब मेरे पास 5.55 मोल्स पानी के हैं, 2 मोल्स मेरे पास सल्यूट के हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, अब देखो इससे पहले वाले में हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे, तो जिसका परसेंटेज निकाल रहे थे उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100, तो वहां पर हमको वेट निकालना था, यहाँ पर हमको मोल्स का रेशियो लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन NaOH का निकालना है तो NaOH का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट्स इट, इनटू 100 नहीं करेंगे क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है वो आउट ऑफ 1 होता है, याद रखना। यानी यहाँ पर आइडियली आउट ऑफ 1 आना चाहिए था। अगर मोल परसेंटेज पूछा जाता, मोल परसेंट पूछा जाता तो यहाँ पर 100 हो जाता, फिर वो मोल फ्रैक्शन नहीं होता, फ्रैक्शन या डिग्री आउट ऑफ 1 होता, इतना याद रखना। ठीक है, मोल फ्रैक्शन अगर पानी का पूछा जाएगा, वाटर का, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन N टोटल, ये मेरा फॉर्मूला है। तो इन शॉर्ट अगर मैं x1 पूछा जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 पूछा जाता है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2,
N1 प्लस N2 मतलब टोटल हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अगर X2 पूछा जाता है तो N2 अपॉन N1 प्लस N2 सिंपल। अब एक चीज़ याद रखना, अगर दो कंपोनेंट हैं, मतलब एक सल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा ना वो हमेशा 1 के बराबर होगा बाइनरी सोल्यूशन में। अगर मान लो 3 कंपोनेंट होते, यानी NaOH के साथ अगर मैं मान लो कुछ और ऐड कर देता, NaOH के साथ अगर मान लो मैंने यहाँ पर NaCl ऐड किया होता, उसका भी कुछ वजन होता, तो हम उसके भी नंबर ऑफ मोल्स को निकालते। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, यानी उसको टर्नरी सोल्यूशन कहते हैं, यहाँ पे 3 कंपोनेंट होते हैं, तो फिर तीनों का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होगा। मतलब मोल फ्रैक्शन क्योंकि हम 1 में से निकाल रहे हैं, तो जितने भी कंपोनेंट दिए होंगे सबका मोल फ्रैक्शन अगर ऐड करोगे तो 1 के बराबर होगा। अब इसका फायदा क्या होता है पता है, बाइनरी सोल्यूशंस में अगर किसी एक का मोल फ्रैक्शन तुमको पता है, किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो, दूसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैंने NaOH का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया तो फिर मुझे पानी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 1 में से माइनस कर दूंगा तो मुझे पानी का मोल फ्रैक्शन मिल जाए। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, इसको समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इससे पहले वाला वीडियो जो था उसमें मैंने ना मोलार मास, इक्विवेलेंट मास, एन फैक्टर, ये सब चीजें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी और काफी अच्छे से मैंने समझाई थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो आता हो। अब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगी। लेट अस से मेरे पास मैंने 196 ग्राम H2SO4 को पानी में ऐड किया और टोटल सोल्यूशन जो मेरे पास बना है वो 2.5 लीटर का बना। याद रखना 2.5 लीटर पानी नहीं है, 196 ग्राम H2SO4 प्लस पानी मिला के 2.5 लीटर है। ये डिफरेंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 196 ग्राम प्लस वाटर दोनों को ऐड करने के बाद 2.5 लीटर का मेरे पास सोल्यूशन बना हुआ है, 2.5 लीटर का सोल्यूशन। अब इसको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस कैसे करेंगे? देखो, मोलैरिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं, ठीक है, और नॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ एक बार जाके देख लेना। ये जो सीरीज़ पूरी चल रही है उसमें आई थिंक सो वीडियो नंबर 3 में मैंने वो सब चीज़ें को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। 3 या 2 वीडियो नंबर 2 या 3 में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब देखो, ये 196 ग्राम के 2 मतलब होते हैं। एक तो अगर मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, 196 ग्राम मतलब कितना मोल्स, तो मुझे मोलार मास से डिवाइड करना पड़ेगा। वेट अपॉन मोलार वेट, 196 डिवाइडेड बाय 98, तो मुझे यहाँ पर 2 मोल्स मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ 196 ग्राम का मतलब 2 मोल्स होता है। और अगर मुझे इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा, ग्राम इक्विवेलेंट, तो मुझे वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 49। कैसे पता चला? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलार मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है तो मैं उस चीज को यहाँ रिपीट दोबारा नहीं करूंगा। H2SO4 का एन फैक्टर यहाँ पर +2 आता है, यहाँ पर -2 आता है, तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो 2 होगा। मोलार मास यानी 98, मोलार मास इसका 98 होता है। 98 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो इसका मोलार मास 49 निकल के आता है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता करना हो किसी का, तो जो भी वजन दिया होगा उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना होगा। और अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता करना हो किसी का, तो जो भी वजन दिया होगा उसको मोलार मास से डिवाइड करना होगा। ये डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इतना समझ गया तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का फर्क अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पर मैं 196 को 49 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मुझे 4 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, 4 ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, 2 मोल्स 2.5 लीटर में प्रेजेंट है, 2 मोल्स आर प्रेजेंट इन 2.5 लीटर, और यहाँ पे 4 ग्राम इक्विवेलेंट इज प्रेजेंट इन 2.5 लीटर। तो बस दोनों में फर्क क्या है? एक जगह हम मोल्स की बात कर रहे हैं, एक जगह हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो अगर 2 मोल्स 2.5 लीटर में प्रेजेंट है तो 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? तो 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसी को मोलैरिटी कहते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 मोल्स डिवाइडेड बाय 2.5 लीटर, 2 मोल्स डिवाइडेड बाय 2.5 लीटर, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बनेगा, यानी मोलैरिटी का फॉर्मूला बनेगा। और अगर मुझे नॉर्मेलिटी की बात करूं तो अब मैं मोल्स की जगह आपसे पूछूंगा, बताओ कितना ग्राम इक्विवेलेंट है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 4 ग्राम इक्विवेलेंट इज प्रेजेंट इन 2.5 लीटर। तो 2.5 लीटर में 4 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो 1 लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है उसको नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? 4 ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 2.5 लीटर। तो अगर आप देखो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में बस इतना ही फर्क है कि मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं कि 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, और नॉर्मेलिटी में हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं कि 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर यहाँ लीटर की जगह मिलीलीटर दिया होता, यानी मैंने ये 2.5 लीटर की जगह अगर मैं यहाँ कुछ ml लिख देता, मिलीलीटर लिख देता, ठीक है, मिलीलीटर, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 आएगा, क्योंकि लीटर और मिलीलीटर में 1000 का फर्क होता है। ये डिफरेंस याद रखना। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पर मिलीलीटर होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 आएगा। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और दोनों के बीच का फर्क याद रखना है।
अब देखो यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन क्या है। अब आपको अगर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी समझ गया है तो इसका रिलेशन समझना बहुत आसान है। अगर आपको रिलेशन समझ में आ गया ना तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। पहले हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। अब देखो हम लोगों ने जो मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा, मोलैरिटी का हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या अगर मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखूँ तो ये हो जाएगा वेट अपॉन मोलार वेट। देखो हम लोग जो मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हम मोलैरिटी के फॉर्मूले को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। हम फिलहाल ना लीटर में लेके चलेंगे, अगर मिलीलीटर होगा तो 1000 आएगा, उसको हम लोग फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, वेट अपॉन मोलार वेट हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा। और अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूं तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। सोल्यूशन का वॉल्यूम है, याद रखना। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इसको मैं स्प्लिट करूं तो ये हो जाएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब इक्विवेलेंट वेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ये हो जाएगा W2 अपॉन, ये हो जाएगा मोलार मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब इसको रिप्लेस कर दो, ये n फैक्टर को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा वेट अपॉन मोलार वेट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। तो अगर आप नोटिस करो ना यहाँ पे ध्यान से, तो ये आप एक चीज देखोगे, वेट अपॉन मोलार वेट इंटू n अपॉन 1 अपॉन वॉल्यूम, ये तो मोलैरिटी होती है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। अगर इतना आपको याद रहेगा, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, दैट मोलैरिटी अगर मुझे नॉर्मेलिटी कभी निकालनी होगी तो मोलैरिटी इंटू n फैक्टर जो होता है वो नॉर्मेलिटी के बराबर होता है। तो अगर मोलैरिटी का भी फॉर्मूला याद है आपको, अगर आपको मोलैरिटी निकालनी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो और n फैक्टर अगर निकालना आ गया तो नॉर्मेलिटी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, ये जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पढ़ के, इसका एप्लीकेशन होता है जब हम पीएच पीओएच के बारे में बात, कभी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा कि मोलैरिटी बताओ क्या है, नॉर्मेलिटी बताओ क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी पता है, बच्चा सारा मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले सब बाय हार्ट करके आते हैं। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का एप्लीकेशन कहाँ आता है, इसका एप्लीकेशन आता है जब आप पीएच के बारे में पढ़ते हो, H+ के बारे में पढ़ते हो, OH- के बारे में पढ़ते हो, आयोनिक इक्विलिब्रियम में पीएच पीओएच के जब क्वेश्चन आते हैं तब। अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर कभी मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो मैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दूंगा। देखो अगर ये लीटर में है तो 1000 नहीं आएगा, अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में दी होगी तो नीचे 1000 आएगा, इसको याद कर लेना, ठीक है। हम इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर रहे हैं ना, अगर ये मिलीलीटर में होता तो यहाँ पर 1000 आता, तब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 वाले फैक्टर को फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई होप वो अंडरस्टूड सा है कि 1000 आएगा कि नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है लीटर है कि मिलीलीटर में। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो कभी अगर मुझे किसी सोल्यूशन का उसमें एसिड निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड पता करना हो, तो उस सोल्यूशन की मोलैरिटी को उस सोल्यूशन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जांपल के तौर पे अगर 700 ml 0.2 मोलार H2SO4 दिया है कि भाई मेरे पास H2SO4 का सोल्यूशन है, 700 ml है, 0.2 मोलार है, तो बताओ इस सोल्यूशन में H2SO4 कितना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 का फॉर्मूला होगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। अब 1000 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ml दिया हुआ था, समझ में आया। तो जब इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, 0.2 इंटू 700 अपॉन 1000। देखो मेरे को आंसर से लेना देना नहीं है, मेरे को सब्स्टिट्यूशन से लेना देना है कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। मैथमेटिक्स तो हर कोई बच्चा करना जानता है, ये 7 2 14 हो जाएगा, 1.4 फिर 0 0 कैंसिल करके जैसे भी एडजस्ट कर लो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस अगर किसी सोल्यूशन में पता करना हो तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से पता हो जाएगा। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको एसिड और बेस पता है तो H+ आयन और OH- आयन कैसे निकालोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसी सब क्वेश्चन को देखो, अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर मान लो इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर दूं और मैं बोलता हूं कि पता करो 700 ml ऑफ 2.2 मोलर H2SO4 में H+ आयन कितना होगा, तो पहले हम क्या पता करेंगे, पहले हम H2SO4 का मोल्स पता करेंगे। तो H2SO4 का मोल्स कितना हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000 हो जाएगा। अब अगर मुझसे पूछा जाए नहीं H2SO4 मत बताओ, H+ बताओ कितना होगा, तो मुझे पता है एक H2SO4 के अंदर 2 H+ आयन होते हैं, तो एक H2SO4 में 2 H+ आयन होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अगर मुझे पता हो तो H+ आयन का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्रीड और नॉट, क्योंकि यहाँ पर भी देखो तो ये +2 है और ये -2 है। +2 का मतलब ही क्या होता है कि उसमें 2 H+ आयन है, +2 का मतलब ही होता है उसमें 2 H+ आयन है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन निकालना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस सोल्यूशन की मोलैरिटी को उस सोल्यूशन की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा और साथ के साथ n फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्योंकि इतना जो है ये मोलैरिटी अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000, ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड है,
ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड है, मल्टीप्लाई मुझे उसको n फैक्टर से करना पड़ेगा, तो ये मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन का फॉर्मूला बनेगा। तो मुझे कभी भी अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन पूछा जाए तो वो हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर अपॉन 1000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला लिख के रखना। अच्छा, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी क्या हो जाता है? नॉर्मेलिटी हो जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट n फैक्टर अगर नॉर्मेलिटी के टर्म्स में दिया है, कोई क्वेश्चन अगर नॉर्मेलिटी में दिया है, जैसे यही क्वेश्चन अगर मैं बोल देता कि 700 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 है, नॉर्मल H2SO4 में लिख देता, तो फिर मुझे n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो नॉर्मेलिटी है वो ऑलरेडी n फैक्टर इंटू मोलैरिटी जो होता है वो नॉर्मेलिटी ही हो जाता है। तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। मैंने ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन निकालना होगा तो n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। अगर OH माइनस निकालना होगा सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। तो अब ये H प्लस और OH माइनस आयन निकालना क्यों सिखा रहे हो आप? ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज हमें होगा जब हमको PH-POH निकालना होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास एक फार्मूला टॉपिक है उसको मैं यहाँ पर भी इस वीडियो में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अगला हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। अब सिंस मोलैरिटी पढ़ रहे हो तो इसके एप्लीकेशन भी पढ़ते हुए चलते हैं। मोलैरिटी का यूज कहाँ होता है? डाइल्यूशन टॉपिक पे। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक 0.2 मोलार का सोल्यूशन है और वो 1 लीटर है, 0.2 मोलार सोल्यूशन है और वो 1 लीटर है। मैंने उसमें 500 ml पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड किया है, सल्यूट ऐड नहीं किया है। तो इस सोल्यूशन के अंदर जो भी सल्यूट होगा वो इसमें 500 ml ऐड करने के बाद भी सल्यूट उतना ही होगा, सल्यूट चेंज नहीं होगा, सिर्फ 500 ml हो जाएगा। तो ये 0.2 मोलार 1 लीटर था, अब ये 1.5 लीटर हो जाएगा। तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि इस सोल्यूशन की मोलैरिटी ये M1 है और ये जो है आपके पास ये M1 दी हुई है और मान लीजिए ये आपके पास V1 दी हुई है और इस सोल्यूशन की मोलैरिटी को मैं M2 लिख देता हूं और इसकी वॉल्यूम को अगर मैं V2 लिख देता हूं, तो मुझे पता है सल्यूट पहले भी उतना ही था, सल्यूट बाद में भी उतना ही है। और सल्यूट निकालते कैसे हैं? M1 इंटू V1। और इसका सल्यूट कैसे निकालेंगे? M2 इंटू V2, क्योंकि सल्यूट तो नहीं बदला है ना, मैंने इसमें एसिड ऐड नहीं किया, बेस ऐड नहीं किया, सॉल्ट ऐड नहीं किया, मैं तो सिर्फ सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूँ, पानी ऐड कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर सेम रहेगा। तो मैं क्या रिलेट कर सकता हूँ? M1 V1 विल बी इक्वल टू M2 V2। अब इसका फायदा क्या होगा? क्वेश्चन बनते हैं कि 500 ml पानी ऐड करने के बाद बताओ जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा उसका मोलैरिटी कितना है। तो इसको डाइल्यूशन कहते हैं, इस टॉपिक को डाइल्यूशन कहते हैं। किसी भी सोल्यूशन का अगर मुझे डाइल्यूशन करना है, डाइल्यूट किया है अगर मैंने, कितना भी पानी ऐड किया है, तो मुझे बताओ M1 कितना था, पहले की मोलैरिटी बताओ, उसकी पहले की वॉल्यूम बताओ और बाद में की मोलैरिटी मुझसे पूछी जाती है और फाइनल वॉल्यूम बता दो, फाइनल वॉल्यूम कितनी है, M1 V1 विल बी इक्वल टू M2 V2। ये डाइल्यूशन फॉर्मूला है, इसको बाय हार्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है कि अगर मान लो दो अलग अलग टाइप, दो सेम टाइप के सोल्यूशंस को मिक्स कर दिया। जैसे अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 0.2 मोलार 1 लीटर सोल्यूशन है, 0.2 मोलार 1 लीटर मान लेते हैं HCl का सोल्यूशन है, और दूसरा सोल्यूशन 0.5 मोलार है और वो 1.5 लीटर है और ये भी मान लेते हैं HCl का सोल्यूशन है। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो 2.5 लीटर का बनेगा, 2.5 लीटर का बनेगा। उस 2.5 लीटर का बताओ मोलैरिटी कितना है? हाँ, अब ये पूछा जाएगा, तो ये कैसे करोगे? तो मुझे बताओ पहले सोल्यूशन में सल्यूट कितना था। जैसे मैंने यहाँ पे NaCl का एग्जांपल लिया, ठीक है, NaCl का। तो पहले वाले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl होगा M1 V1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl दूसरे वाले में कितना होगा? तो दूसरे वाले में होगा M2 V2। अब एक काम करो, फाइनल सोल्यूशन का मोलैरिटी पता करना है ना, तो फाइनल सोल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl टोटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल। मैंने यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स टोटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे? V1 प्लस V2। टोटल वॉल्यूम कितनी होगी? 2.5 कैसे आई? 0.5 1.5 प्लस 1, तो ये तो V1 प्लस V2 हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स टोटल कैसे निकाला? M1 V1 प्लस M2 V2। तो अगर कभी मिक्सिंग दी गई है, दो सेम टाइप के सोल्यूशंस को अगर मिक्स कर दिया गया है और फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी पूछी गई है, तो फॉर्मूला बनेगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। आई होप यहां तक समझ में आया। दिस इज वेरी सिंपल, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। अगर मिक्सिंग ऑफ सेम टाइप बोला गया है तो यही करना है, M1 V1 प्लस M2 V2, क्योंकि इससे मुझे क्या पता चलेगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता चलेगा कितना है, और V1 प्लस V2 क्या बताएगा? टोटल वॉल्यूम बताएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस को मिक्स कर दिया गया है, जैसे मान लो एक तरफ अगर मान लो NaCl है और एक तरफ MgCl2 है, तो 0.2 मोलार, अगर ये 0.2 मोलार मान लीजिए NaCl है 1 लीटर और उसका में NaCl कितना होगा, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना होगा? दैट विल बी M1 V1। और यहाँ पर जो दूसरा सोल्यूशन है 0.5 मोलार है, 1.5 लीटर है, पर MgCl2 का है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 कितना होगा? MgCl2 का नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा M2 V2। अब यहाँ है ना, हम लोग कंबाइंड मोलैरिटी नहीं पता कर सकते क्योंकि इस वाले सोल्यूशन में दोनों सेम थे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल दोनों का ऐड करने से मिल गया।
और वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो गई। यहाँ पर हमको अलग अलग मोलैरिटी पता करना पड़ेगा। तो ऐसे समझ सकते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि 0.5 मोलार 1.5 लीटर सोल्यूशन MgCl2 का था, उसमें 1 लीटर पानी ऐड कर दिया क्योंकि NaCl का उससे कोई लेना देना नहीं। या मैं ऐसे समझ सकता हूँ उसको कि 0.2 मोलार 1 लीटर NaCl का सोल्यूशन था, उसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया, मतलब इसका भी डाइल्यूशन हो गया है और इसका भी डाइल्यूशन हो गया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मुझे बताओ। तो अगर मुझे NaCl का मोलैरिटी पता करना हो, मोलैरिटी ऑफ NaCl अगर पता करना हो फाइनल सोल्यूशन में, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गई है, NaCl उतना ही है, वॉल्यूम बढ़ गई है, NaCl उतना ही है, तो M1V1 को V1 प्लस V2 से डिवाइड करूंगा। अगर MgCl2 की मोलैरिटी पता करनी होगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 तो उतना ही है क्योंकि वो तो ऐड नहीं हुआ है, NaCl का सोल्यूशन ऐड कर दिया ना, तो डिवाइडेड बाय V टोटल, तो ये हो जाएगा M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, याद रखेंगे। ठीक, अगला हमारा टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब ये बहुत जरूरी है बॉस, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप पीएच पीओएच के क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको उसमें H प्लस या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना आता हो। अब मैं यहाँ H प्लस की बात कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला H प्लस के लिए यूज होगा वही सारे फॉर्मूले OH के लिए भी यूज होंगे। तो बार बार लिखने की जगह मैं सिर्फ H प्लस की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं कल को तुमसे कह देता हूँ 0.2 मोलार 2.5 लीटर H2SO4 का सोल्यूशन है, तो मुझे बताओ यहाँ पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो मुझे H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 2.5 मोलार और उस सोल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है, मतलब मैंने 2.5 लीटर लिया है, तो 2.5 लीटर का एक सोल्यूशन है मेरे पास, एक टेस्ट ट्यूब में 2.5 लीटर का सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन की मोलैरिटी है 0.2 मोलार। तो बताओ उसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पता करना हो तो n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस का जो फॉर्मूला बता रहे थे उसमें तो वॉल्यूम भी आ रही थी, ये देखो n फैक्टर इनटू मोलैरिटी अपन वॉल्यूम आ रही थी। अब आप बोल रहे हो सिर्फ n फैक्टर, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स था। अगर ध्यान से देखोगे समझोगे, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यहाँ पूछ लिया जाता इस सोल्यूशन में, मैंने देखो जैसे यहाँ इसका ही एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ये एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझना है। अब इस सवाल में 700 ml का सोल्यूशन है, 0.2 मोलार H2SO4 का सोल्यूशन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन कितना हो गया, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000 इंटू n फैक्टर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन क्या था, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएगी ना बॉस, तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास सिर्फ n फैक्टर बचेगा इनटू मोलैरिटी बचेगा। अब देखो 1000 आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करता है कि वॉल्यूम किस में दी हुई है, ठीक है, या इसको डिवाइडेड बाय आप 1000 भी लिख सकते हो, ये डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, समझ में। अच्छा दूसरी बात, 1000 भी कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे 1000 कैंसिल हो जाएगा, जब आप वॉल्यूम ले रहे हो, अब आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो, तो वॉल्यूम किस में दी हुई है, वॉल्यूम ml में दी हुई है, तो ये वाला 1000 तो यहाँ से आएगा, देखो ये वाला 1000 तो यहाँ पे आ गया, ये जो 1000 था मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करूँगा, वॉल्यूम ml में दी है तो 1000 फिर से आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन निकालते समय वॉल्यूम अपॉन ml अगर दिया है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी आता है। आई होप आपको ये याद रहेगा, ये 1000 भी आता है, तो 1000 भी कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ n फैक्टर इनटू मोलैरिटी बचेगा मेरे पास। तो n फैक्टर इनटू मोलैरिटी मेरा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये याद रखना। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पूछा गया है तो n फैक्टर इनटू मोलैरिटी होगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर H प्लस आयन पूछा गया है तो n फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम कब आएगी, जब H प्लस का नंबर ऑफ मोल्स होगा, और वॉल्यूम कब नहीं आएगी, जब कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज n फैक्टर इनटू मोलैरिटी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। अब मैं आपको ना एक ट्रिक सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होना चाहिए n फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू अल्फा। अब आप बोलोगे ये अल्फा क्या है, तो अल्फा को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये एक्चुअली आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है, पर सिंस अब ये मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं तो मैं वहां साथ के साथ लेके चलना चाहता हूं। अल्फा का वैल्यू 1 होता है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है तो अल्फा का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अल्फा नहीं लिखा है, क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है,
ठीक है ना। यहाँ देखो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होगा n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू अल्फा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है तो अल्फा हटा देना, वहां पे 1 आ जाए। पर अगर वीक एसिड दिया होगा तो अल्फा आएगा और क्वेश्चन में वो अल्फा दे के रखेंगे, या अगर वो अल्फा नहीं देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट दे के रखेंगे। आयोनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ोगे कि Ka दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर m, अल्फा स्क्वायर इंटू मोलैरिटी या अल्फा स्क्वायर सी लिखते हैं। सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है और यहाँ हम कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी ले रहे हैं तो मैंने इसलिए m लिखा हुआ है। तो Ka विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर m। तो यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन m, अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन m। तो अब अगर इस अल्फा को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं, देखो अगर क्वेश्चन में वीक एसिड, पहले तो आपको हम कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम कैसे, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है कि वीक एसिड दिया है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है तो अल्फा का झंझट वहीं पे खत्म हो जाता है, फिर n फैक्टर इंटू मोलैरिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है। लेकिन अगर वीक एसिड दिया हुआ है तो वीक एसिड में अल्फा मैटर करता है। अब अगर क्वेश्चन में अल्फा भी नहीं दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी नहीं दिया है, तो देखो क्वेश्चन में क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है क्या, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम या डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है उससे हम अल्फा पता कर सकते हैं। ये वेंट ऑफ ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वहां से इसको उठाया गया है, ठीक है। तो अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K बाय m। अब देखो ये जो m जब अंदर चला जाएगा तो यहाँ ये m स्क्वायर हो जाएगा, जब यहाँ से ये निकलेगा तो फिर m और m कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ Ka बाय m बचेगा। मैंने यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लिखा है दैट इज मोलैरिटी। तो H प्लस आयन अगर वीक के लिए पूछा गया है, वीक के लिए, तो n फैक्टर इंटू अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी। और अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग के लिए पूछा गया है तो उसका n फैक्टर इंटू मोलैरिटी आएगा, फिर अल्फा वहां पर नहीं आएगा। अब ये जो चीज मैंने पढ़ाई है ना, प्लीज इसको कहीं अच्छे से नोट डाउन करके रख लेना, क्योंकि जो नीट का बच्चा होगा उसे भी पता है ये चीज कि H प्लस OH माइनस पीएच पीओएच इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और इनफैक्ट आप जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ोगे, डाइल्यूशन की बातें करोगे, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना आ गया तो पीएच पीओएच को निकालना आसान हो जाता है। तो ये 2 फॉर्मूले, इनफैक्ट मैं कहूँगा ये 3 फॉर्मूले, ठीक है, H प्लस का n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू अल्फा और n फैक्टर इंटू अंडर रूट ऑफ Ka बाई C, ये फॉर्मूला याद रखना। अल्फा कब नहीं आएगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस दिया होगा तो अल्फा का वैल्यू 1 हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, ग्रेट। अब अगला हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, जिसको पीएच या पीओएच कहते हैं। देखो पानी का 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो, यानी 1000 ग्राम पानी लेते हो, 1000 ग्राम का मतलब 55.55 मोल अगर आप पानी लेते हो, तो पानी है ना कभी भी प्योर वाटर होना चाहिए, उसमें कोई मिनरल नहीं होना चाहिए, कोई एसिड नहीं होना चाहिए, कोई बेस नहीं होना चाहिए, कोई सॉल्ट नहीं होना चाहिए। अल्ट्रा प्योर वाटर अगर आप लेते हो, अगर 1 लीटर पानी लेते हो 25 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, तो ये पानी है ना डिसोसिएट हो जाता है। ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन की में टूटा हुआ रहता है, यहाँ एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि H प्लस कितना आएगा, तो आउट ऑफ 55.55 मोल H प्लस इज 10 टू द पावर -7 मोल और OH माइनस इज 10 टू द पावर -7 मोल। मतलब ये बहुत कम H प्लस और बहुत कम OH माइनस बनाते हैं। ये -7 का मतलब होता है 0.123456 मोल OH माइनस और उतना ही H प्लस आयन बनेगा। तो 55.55 मोल में से 10 टू दी पावर -7 मोल टूट गया है। मतलब प्रैक्टिकली मैं यूं कह सकता हूं वाटर टूटा ही नहीं है, क्योंकि सोचो 50, मैं ऐसे कहूं कि 1 लाख रुपए में से 1 रुपए गिर गया तो 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है 1 लाख के सामने। 55 मोल में से 0.000001 मोल टूट गया है, ठीक है, H प्लस और OH माइनस में टूट गया है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि पानी अनडिसोसिएटेड ही, तो इसका इक्विलिब्रियम बहुत कम होता है। तो अब अगर मैं पूछूं तुमसे पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो हाउ डू यू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय वाटर। अब प्रॉब्लम क्या है कि पानी प्रैक्टिकली अनडिसोसिएटेड है, मतलब वो कांस्टेंट है। हम इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। अगर कोई चीज प्रैक्टिकली कांस्टेंट है हम उसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट था ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा Kc इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन, और इस टर्म को हम लोग कह देते हैं Kw, जिसको आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। तो व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, एंड कितना निकल के आएगा ये 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7 यानी 10 टू द पावर -14 आता है।
तो KW दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10 to the power -14। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर H+ और OH- दोनों का प्रोडक्ट -14 के बराबर होना चाहिए। हो सकता है H+ ज्यादा हो सकता है OH- कम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 14 के बराबर होगा। समझाने के लिए देखो यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 to the power 0 है तो OH का कॉन्सेंट्रेशन -14 होगा। दोनों को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, -14 आएगा। अगर H+ का -2 है तो OH का -12 होगा। अगर H+ -7 है तो OH भी -7 होगा। अगर H+ -10 है तो OH का वैल्यू -4 होगा। देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा -14 आएगा। तो H+ इंटू OH- इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। कम ज्यादा हो सकते हैं दोनों, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट -14 के बराबर होगा। इसको रट्टा मार के बाय हार्ट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से निकल के आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं पीएच पीओएच का कॉन्सेप्ट। अब हम ना पीएच समझेंगे, सेम चीज पीओएच पे हो जाएगी। देखो अगर मैं कहूं H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन आप कहोगे 10 to the power -7, तो हमने क्या किया, हमने पी फंक्शन लगा दिया। पी फंक्शन एक हम मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में यूज करते हैं, जहां कॉम्प्लिकेटेड नंबर को या कोई पावर में बहुत छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ -log⁻10 लगा दूं, यहां पर भी -log⁻10, यहां पर भी -log⁻10, तो -log⁻10 को हम लोग पी फंक्शन कहते हैं। तो ये हो जाएगा पी, और किस पे लगा है, एच पे लगा है, तो ये हो जाएगा पीएच। तो पी फंक्शन जब भी किसी पे लगता है तो वो उसके आप छोटा पी लिखते हैं और फिर उस चीज को लिख देते हैं। जैसे अगर पी फंक्शन लगता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, -log⁻10 ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो इसको pKa कहते हैं। अगर ये बेस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे लगेगा तो इसको pKb कहेंगे। अगर ये OH- के कॉन्सेंट्रेशन पे लगेगा तो उसको POH कहेंगे। H+ पे लगेगा तो इसको हम pH कहेंगे। तो ये pH विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो -7 जो होगा वो नीचे आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो pH का वैल्यू, अब रेदर देन सेइंग कि H+ कॉन्सेंट्रेशन इज -7, हम कह सकते हैं कि pH इज 7। अब ये बहुत छोटा नंबर था तो उसको मैंने देखो एक बड़े नंबर में कन्वर्ट कर दिया, pH 7 हो गया, पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? तो pH निकालने का फॉर्मूला क्या है, -log⁻10 ऑफ H+ आयन। इसीलिए H+ आयन पता होना जरूरी है। तो इससे पहले वाली स्लाइड पे जो हमने H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना सीखा, ये इसलिए जरूरी था। आपको पता होना चाहिए कि H+ आयन हम कैसे निकालते हैं। देखो मैं फास्ट बोल रहा हूँ, आप चाहो तो मुझे पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हो। ये नोट्स आपको ऑलरेडी ऐप पर मिल जाएंगे, आप ऐप पर से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। पर आप प्लीज़ ध्यान से सुनो मुझे जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत कॉन्साइज तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैं कहीं पर भी कुछ चीज़ों को अनवांटेड एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियोज़ आपको बहुत काम आएंगे अगर आपको क्विक रिविजन करने, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर H+ का वैल्यू 10 to the power 0 है तो pH का वैल्यू 0, H+ का वैल्यू -2 है तो pH का वैल्यू 2, H+ का वैल्यू -7 है तो pH का वैल्यू 7। तो देखो ध्यान से देखना, H+ का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, -14 एक बहुत छोटा नंबर है, तो pH का वैल्यू बढ़ रहा है। तो याद रखो, जब भी pH का वैल्यू बढ़ता है मतलब H+ वहां पे कम हो गया। जब pH का वैल्यू कम होता है मतलब H+ का वैल्यू वहां पे बढ़ गया, उल्टा चलता है। और ये चलेगा भी, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ -7 एक बहुत छोटा नंबर था, पर जैसे ही -log⁻10 लगाया वो एक बड़ा नंबर बन गया। -7 से अपोजिट पे +7 में चला गया। मतलब H+ और pH हमेशा उल्टी चलती है, और ये माइनस साइन उसका रीजन है। कैन यू सी दिस? ये माइनस साइन उसका रीजन। तो सिमिलरली POH के साथ भी होगा। अगर OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है, तो POH का वैल्यू घट रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि pH + POH हमेशा 14 होता है। जैसे यहाँ पर ये H+ और OH- का मल्टीप्लीकेशन हमेशा -14 होता है, 10 to the power -14, जिसको आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। तो किसी भी सोल्यूशन में आप यहाँ देख लो, आप pH की वैल्यू को ऐड करो, 7 7 14, 2 12 14, 0 14 14, 10 + 4 14, तो pH + POH हमेशा 14 होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी सोल्यूशन में अगर आपको pH पता चल गई तो POH निकालना आसान है, 14 में से माइनस कर देना, pH को माइनस कर देना। अगर कहीं पर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि H+ आयन इंटू OH- आयन हमेशा किसके बराबर होता है, 10 to the power -14 के बराबर होता है। इन चीजों को दिमाग में बैठा लो, ये फॉर्मूलेस रट्टा मार लो, इनको बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पे बनेंगे, यहीं पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं लास्ट में जिसमें इन सारे फॉर्मूलेस को अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते, अब देखो यहाँ पर मैंने समराइज कर दिया,
OH या H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं आएगी, सॉरी, डायरेक्टली नॉर्मेलिटी, सिर्फ नॉर्मेलिटी आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस पूछा तो डायरेक्टली नॉर्मेलिटी, मतलब यहाँ पर भी वॉल्यूम नहीं आएगा, ये वॉल्यूम नहीं आएगा। एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, ये नॉर्मेलिटी कितना होता है, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, मतलब एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू अल्फा, ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज जनरल फॉर्मूला। अब अल्फा का वैल्यू 1 होगा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। सॉरी, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम गलती से लिख दिया, वो ह्यूमन एरर है, प्लीज उसको इग्नोर करना। यहाँ वॉल्यूम नहीं आएगा, नोट्स में मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा, ठीक है, ये वॉल्यूम नहीं आएगा। पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस आयन होगा, पीओएच का फॉर्मूला माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस होगा, ये लास्ट फॉर्मूला लिस्ट है। तो H प्लस आयन क्या होगा, ये माइनस पहले यहाँ जाएगा, माइनस पीएच होगा, फिर लॉग हटेगा तो वहाँ एंटी लॉग आएगा, तो एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच। OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीओएच। तो अगर OH माइनस पूछा हो, POH दिया हो तो एंटी लॉग ऑफ माइनस POH, अगर H प्लस पूछा हो, पीएच दिया हो, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो कुछ ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि हमको लॉग से डील करना है यहाँ पे, लॉग से। लॉग के 4 वैल्यूज बाय हार्ट कर लो, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ 7, मैंने यहाँ लिखी हुई है। इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पे आए हो या मुझे जानते हो तो मैंने ना यूट्यूब चैनल पे या आप यूट्यूब पे जाके सिर्फ टाइप करो लॉग कैलकुलेशन केमिस्ट्री अनटोल्ड, तो मैंने ना, अगर आप ऐप पर हो तो मैं वो लॉग वाला वीडियो ऐप पर आपको डाल दूंगा, आप वो ऐप पर देख सकते हो, ऐप में मैं वो वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लॉग कैलकुलेशन के ट्रिक्स मैंने सिखाए हुए हैं कि कोई भी नंबर हो तो उसका लॉग कैसे निकालते हैं, बिना लॉग टेबल के, बिना कैलकुलेटर के। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, किसी बहुत छोटे नंबर का लॉग या एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, मैंने पूरा आई थिंक 20-25 मिनट का वो वीडियो है, उसको ध्यान से देख लो, आपका कैलकुलेशन में वो बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं उसको इंक्लूड करूँ यहाँ पे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, मैं अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। अगर आप ऐप पर इस वीडियो को देख रहे हो तो ऐप पर भी मैं वो लॉग एंटी लॉग का जो वीडियो है वो आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। आई होप यहाँ तक समझ में। अब आते हैं इनके एप्लीकेशन पे। अगला हमारा है मोलैलिटी। अब देखो, मोलैलिटी को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो मोलैलिटी को हम समझेंगे कैसे। सबसे पहले समझो मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में फर्क क्या है। अगर कल को कोई तुमसे कहे 2 नॉर्मल H2SO4 का सोल्यूशन बनाओ तो कैसे बनाओ, तो सबसे पहले 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लाओगे। 2 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 49 मल्टीप्लाइड बाई 2, 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 98 ग्राम H2SO4 लाओगे, उसको डालोगे, फिर इतना पानी डालोगे कि पूरा सोल्यूशन 1 लीटर का बनना चाहिए। मतलब H2SO4 का 98 ग्राम प्लस पानी मिलाकर 1 लीटर का है, मिलाकर 1 लीटर है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। 2 मोलार H2SO4 बोला जाएगा तो 2 मोल्स लाओगे, 2 मोल्स का मतलब हो जाएगा 98 को 2 बार लाओगे, 98 इंटू 2 दैट इज 196 ग्राम लेकर आओगे तो ये 2 मोलार सोल्यूशन बनेगा। तो 2 मोल्स डालोगे पहले उसके अंदर, यानी 196 ग्राम उसके अंदर ऐड करोगे और फिर इतना पानी डालोगे कि सब कुछ मिलाकर 1 लीटर में खत्म हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 मोल्स, 98 इंटू 2 मोल्स इन 1 लीटर। जब मोलैलिटी की बात होती है, मैं कहूंगा 2 मोलाल H2SO4 बनाओ, तो यहां उल्टा होगा। यहां सबसे पहले 1 किलो पानी लाओ। देखो यहां मैंने ये नहीं कहा पानी 1 लीटर है, मैंने ये नहीं कहा पानी 1 लीटर, मैंने कहा सोल्यूशन 1 लीटर है। तो पहले आप जितना मोलार या जितना नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है उतना ग्राम इक्विवेलेंट या उतना मोल्स पहले डालोगे, फिर पानी डालोगे और टोटल 1 लीटर में खत्म होना चाहिए। 1 लीटर में मतलब पानी प्लस सल्यूट मिलाकर 1 लीटर है। यहाँ पर पानी ही 1 किलो है, 1 किलो है। अब पानी 1 किलो है, यहाँ वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं। तो 1 किलो पानी होगा यानी 1 किलो सॉल्वेंट होगा, उसमें तुमको कितना मोलाल सोल्यूशन बनाना है, तुमको 2 मोलाल बनाना है, तो 2 मोल्स H2SO4 ऐड करोगे। मतलब कल को अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 2 मोलाल H2SO4 का सोल्यूशन है तो इससे 2 चीजें अपने आप फिक्स हो जाती हैं। क्या कि 2 मोल्स H2SO4 हुआ होगा और वो 1 किलो पानी में प्रेजेंट होगा, एज सिंपल एज दैट। मतलब सॉल्वेंट का 1 किलो है, यहाँ सॉल्वेंट का वजन मैटर करता है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दिया है तो 1000 आएगा। देखो अब तक हम लोग मोलैरिटी जब लिख रहे थे तो वॉल्यूम की बात कर रहे थे और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे थे। अब हम वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, W1 आ जाता है। अगर ग्राम होगा तो 1000 आएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला वेट अपॉन मोलार वेट,
1000 को अलग कर दो, वेट ऑफ सॉल्वेंट को अलग कर दो, यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी, एज सिंपल है। मोलर, अच्छा यहाँ तक समझ में आया। अब मोलैरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको मुझे सिखाना है, ये भी याद रखना। अभी जितनी भी चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं, ये सब एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ इनको नोट करके रखो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सिर्फ नीट के लिए नहीं होगा, इनफैक्ट मैंने डाला नीट है, बट ये सिर्फ नीट के लिए नहीं है। नीट, जेई, सीईटी, आईआईटी जैम, सीएसआईआर, नेट, गेट, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया में होते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो यूजफुल होगा, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट्स, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म कॉमन है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 11th 12th से लेकर पीएचडी तक, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, ये कॉन्सेप्ट सब जगह कॉमन है, ये आते ही आते हैं। अब देखो, मोलैरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन मोलार वेट, 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में। अब मुझे बताओ, वॉल्यूम ऑफ, इसको पहले तो 1000 को स्प्लिट करता हूँ मैं, 100 में और 10 में स्प्लिट कर देता हूँ, 1000 इज 100 into 10। अब मुझे एक बात बताओ, सोल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी, ये जो मेरे पास सोल्यूशन दिया हुआ है, जैसे ये 2 मोलार H2SO4 है, इस सोल्यूशन का, जैसे 1 लीटर है, मुझे इस सोल्यूशन का वजन पता करना है इस 1 लीटर सोल्यूशन का वजन पता करना है, तो कितना होगा, तो डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूशन दैट इज W2 प्लस W1, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का वजन होगा, सोल्यूशन का वजन तो उसी से निकलता है ना, विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब अगर डेंसिटी ग्राम पर ml में दी है तो वॉल्यूम भी ml में होनी चाहिए, अगर डेंसिटी ग्राम पर लीटर में दी है तो वॉल्यूम भी लीटर में होनी चाहिए। आई होप यूनिट कन्वर्जन में आप नहीं फंसोगे, ठीक है। तो अगर यहां मैं डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन की बात करूं तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूशन इज W2 प्लस W1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह मैं यहां पर सब्सटीट्यूट कर रहा हूं W2 प्लस W1 अपॉन डेंसिटी। मैं इसको यहां लेके जाता हूं, डेंसिटी को नीचे लेके आता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं वेट W2 प्लस W1 अपॉन डेंसिटी। यहां तक समझ में आया। अब डेंसिटी को ऊपर ले लो, तो डेंसिटी ऊपर चली गई, W2 प्लस W1 को यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर दो, और जो ये ऑलरेडी मोलार मास था इसको थोड़ा यहाँ साइड में शिफ्ट कर दो। अब जरा ध्यान से देखो, W2 वेट ऑफ सोल्यूट, W2 प्लस W1 वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट, ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले कहीं देखा था। कहाँ देखा था, अगर आपको याद हो, इसको हम परसेंटेज बाय वेट कह रहे थे, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट हम लिख रहे थे, अगर आपको याद हो। देखो, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, दिस इज परसेंटेज बाय वेट। तो मेरे मोलैरिटी के फॉर्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं मॉडिफाई करके इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी अपॉन मोलार मास। इसको लेबोरेटरी फॉर्मूला कहते हैं। अगर कभी क्वेश्चन के अंदर किसी सोल्यूशन का, किसी एसिड का, बेस का या सॉल्ट का परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, डेंसिटी दिया है और मोलैरिटी पूछा है, वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये यूजुअली नहीं है एनसीईआरटी में, बट अगर बन गए तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, अगर डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी इनटू परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलार मास, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। आई होप यहाँ तक समझ में आए। तो इसके साथ हमारे कॉन्सेंट्रेशन के सारे टर्म्स क्लियर होते हैं। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे। पहला न्यूमेरिकल हल्का सा है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2 मोलाल H2SO4 सोल्यूशन। 2 मोलाल H2SO4 सोल्यूशन का मोलैरिटी पता करो। अब मोलाल दिया है, मोलैरिटी पूछा है। अब देखो, अगर आप जेई में अगर पढ़ के आए हो तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूलेज होते हैं, रिलेशन होते हैं, मोलैरिटी से मोलैरिटी, मोलैरिटी से मोलैरिटी। बट मैं इसका कॉन्सेप्चुअल समझाना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल मेरा, अगर मुझे मोलैरिटी पता करनी है, मोलैरिटी, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। ये फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे बोल दिया ना 2 मोलाल H2SO4 है। इस 2 मोलाल H2SO4 का मतलब क्या होता है बताओ। मतलब 2 मोल्स 1 किलो पानी में, 2 मोल्स 1 किलो पानी में होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो 2 मोल्स है, तो 2 तो मेरा फिक्स हो गया मोलैरिटी में। अब मुझे पता क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे पता करना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मुझे पता करना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मुझे पता करना है। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे पता करें, ये बड़ा सवाल है। कैसे पता चले, मतलब ये जो सोल्यूशन बना है, ये जो सोल्यूशन बना है, इसका वॉल्यूम पता करो। तो क्वेश्चन में ना डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है। अब अगर मुझे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता है
और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो मुझे वेट ऑफ सोल्यूशन पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन करूंगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन तो 1.25 दे दिया, वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे पता करोगे? तो भाई मोलैलिटी से खुद समझ में आता है। 2 मोलार सोल्यूशन का मतलब ही होता है कि 1 किलो तो पानी हुआ होगा, 1 किलो तो पानी हुआ होगा, मतलब 1000 ग्राम तो पानी ही हुआ होगा। उसमें 2 मोल्स H2SO4 ऐड करें तो H2SO4 कितना ऐड किया है? 98 इंटू 2 ग्राम। 2 मोल्स का मतलब 98 इंटू 2, 98 इज मोलार मास। तो टोटल वेट कितना हो गया बताओ? सोल्यूशन का टोटल वेट कितना हो गया? 1000 प्लस 196, दैट इज 1196। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगी? वेट ऑफ सोल्यूशन दैट इज 1196 डिवाइडेड बाय डेंसिटी दैट इज 1.25। खत्म, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स हमको पता था 2 मोल्स है क्योंकि बोला है 2 मोलार सोल्यूशन है। सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, कैलकुलेट मोलैरिटी। अब मैंने क्वेश्चन घुमाया है, यहाँ मोलैरिटी फ्रॉम 2 मोलार, यहाँ पर मोलैलिटी फ्रॉम 2 मोलार, यहाँ पर मोलैलिटी दी थी, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी थी। अब मैंने क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब अगर मोलैरिटी दी है और अगर मोलैलिटी पता करनी है तो कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछो, अगर मुझे मोलैलिटी पता करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में इनटू 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे पता चलेगा? बोला है ना 2 मोलार। 2 मोलार का मतलब ही क्या होता है कि 1 लीटर का सोल्यूशन हुआ होगा, 1 लीटर का सोल्यूशन, उसमें 2 मोल्स H2SO4 के होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 तो मुझे पता चल गया, 2 होगा, 1000 भी पता चल गया। सिर्फ सॉल्वेंट का वजन पता करना है। अब सॉल्वेंट का वजन कैसे पता करोगे? ये बहुत आसान है। हाउ डू यू कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्वेंट? देखो सिंपल सा है, 2 मोल्स H2SO4 है, मतलब वो तो 196 ग्राम हो गया, वो 196 ग्राम है। बाकी पानी है, बाकी पानी है, बस वो पानी का ही वजन पता करना है। अब पानी का वजन कैसे पता करोगे? अब कोई बच्चा बोलेगा पानी 1 लीटर है, नहीं, 1 लीटर सोल्यूशन है, 1 लीटर सोल्यूशन है। पानी प्लस H2SO4 मिलाकर 1 लीटर है, और 1 लीटर का मतलब 1000 ml होता है, और डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml, 1.25 ग्राम पर ml डेंसिटी दी गई है। तो बोलो अब कैसे सॉल्व करोगे? तो एक काम करते हैं, इस सोल्यूशन का वजन पता करते हैं, सोल्यूशन का वजन पता करते हैं, उसमें से 196 को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का वजन पता चल जाएगा। अब सोल्यूशन का वजन कैसे पता करोगे? तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सोल्यूशन विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज 1.25, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों? क्योंकि ग्राम पर ml दिया है, तो 1 लीटर का मतलब 1000 होता है। तो 1250 इस पूरे सोल्यूशन का वजन है, इस पूरे सोल्यूशन का वजन 1250 है। उसमें से 2 मोल्स H2SO4 है, मतलब 196 ग्राम आपका H2SO4 है, तो पानी कितना होगा? तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 1054 ग्राम पानी होगा। तो अब मुझे करना क्या है? हो गया सॉल्व, वेट ऑफ सॉल्वेंट ही चाहिए था ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट ही चाहिए था। तो 2 मोल्स अपॉन 1054 इंटू 1000, आप सॉल्व करके देख लेना, 1.89 इसका आंसर निकल के आ जाए। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी आते हैं मोलैरिटी से मोलैलिटी, मोलैलिटी से मोलैरिटी, तो कॉन्सेप्चुअल चीज जो आपने पढ़ी है वो याद रखना, मोलैरिटी का मतलब याद रखना और मोलैलिटी का मतलब याद रखना। और हर दोनों केसेस में 2 मोलाल हो तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, और 2 मोलार हो तो भी नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। बस यहाँ पर हमको पता क्या करना होता है, यहाँ हमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इस पूरे सोल्यूशन की वॉल्यूम पता करनी होती है। तो दोनों का वेट ऐड करेंगे, उससे निकालेंगे। और इस वाले क्वेश्चन में हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना होता है, तो सोल्यूशन के वजन में से सोल्यूट का वजन माइनस कर दो। एज सिंपल एज दैट। आई होप यहाँ तक ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए। अब अगला क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि कैलकुलेट परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का परसेंटेज बाय वेट निकालो, तो भाई इसका सोल्यूट कितना है 196, सॉल्वेंट कितना है 1050, टोटल वजन कितना है 1250, टोटल वजन 1250 ये हमने निकाल लिया। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 196 डिवाइडेड बाय 1250 इंटू 100, तो 196 डिवाइडेड बाय 1250 इंटू 100। और अगर मोल फ्रैक्शन पूछ लिया जाता तो भाई H2SO4 का तो 2 मोल्स है और पानी कितना है 1054 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी कितना हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी हो जाएगा 1054 डिवाइडेड बाय 18, बरोबर। अब मोल फ्रैक्शन भी निकल गया, इसका 2 मोल्स है, इसका नंबर ऑफ मोल्स इतना आएगा, सॉल्व कर लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस पानी, H2SO4 के तो 2 मोल्स हैं, और पानी का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 1054 डिवाइडेड बाय 18, कर लोगे पक्का? अब मैं ना मुझे आंसर से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट करना आ गया तो आंसर निकालना, मैथमेटिक्स करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हो। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 55.55 ले लेना, या 56 भी ले लोगे तो भी चलेगा।
55.55 ही लो, क्योंकि हमने पढ़ा है 1000 डिवाइडेड बाय 18 अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 55.55 होता है। अब ये 1054 है तो 54 ही बढ़ा है ना, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन अप्रॉक्सीमेटली आप क्लोज आंसर निकाल सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? तो देखो मैंने मोलैरिटी से मोलैरिटी डाइल्यूशन ये सब आपको सिखा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.2 मोलार एसिटिक एसिड विच इज 2% डिसोसिएटेड। पीएच निकालना है तो H प्लस आयन पता होना चाहिए। H प्लस आयन का जो मेन फॉर्मूला था क्या था, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू अल्फा। अल्फा कितना दिया है, 2% डिसोसिएटेड बोला है, परसेंट में दे दिया है, तो 2% में परसेंट अल्फा दिया है तो अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा 2/100। अगर परसेंट अल्फा दिया है तो अल्फा हो जाएगा 2/100। ये दिस इज परसेंट अल्फा, ठीक है, परसेंटेज अल्फा, मुझे अल्फा चाहिए तो डिवाइड बाय 100। तो एन फैक्टर कितना है, एसिटिक एसिड का एन फैक्टर 1 होता है, क्योंकि ये +1 होगा और ये एसिटेट आयन -1 होगा। एन फैक्टर 1, मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 0.2 दी हुई है, अल्फा। इसको कैलकुलेट करोगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा 4 × 10⁻³ अब पीएच में सब्सटीट्यूट करो, पीएच इज -log to the base 10 H प्लस आयन, -log to the base 10, 4 × 10⁻³ स्प्लिट कर दो, -log to the base 10 4 को अलग ले लो, प्लस -log to the base 10 10⁻³ को अलग ले लो। अब ये कितना हो जाएगा, -3 नीचे आएगा +3 हो जाएगा। log ऑफ 4 कितना होता है, 2 का डबल। log ऑफ 2 कितना था, अब इसीलिए log एंटी लॉग का वीडियो देख लेना प्लीज। log ऑफ 2 था 0.30, log ऑफ 4 कितना होगा, 2 का डबल होगा। एक्चुअली क्या होगा, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर ये 2 नीचे आएगा और log ऑफ 2 बचेगा। log ऑफ 2 कितना होता है, 0.30 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, तो इसका डबल हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.60 माइनस एज इट इज रहेगा, 3 में से 60 माइनस करो तो 2.4 आंसर आएगा, मिल गई पीएच। सिंपल था। हाँ, बस समझो कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है और हमारे पास कौन से फॉर्मूले हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन 0.5 मोलार NaOH। देखो बेस दिया है, उसमें H प्लस पूछा है, तो भाई मुझे बेस में OH बता दो कितना है। तो बेस में OH का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, N इंटू मोलैरिटी इंटू अल्फा। अब NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो अल्फा का वैल्यू मैंने 1 डाल दिया बाय डिफॉल्ट, और अल्फा दिया भी नहीं है, कहीं दिया भी नहीं है। और एन फैक्टर NaOH का कितना होता है, यहाँ ये +1 है, यहाँ ये -1 है, एन फैक्टर 1 होगा। मोलैरिटी 0.5 दी है, मतलब OH माइनस इज 0.5, दैट इज 5 × 10⁻⁻1। तो H प्लस आयन कितना होगा, बिकॉज मुझे पता है H प्लस इंटू OH माइनस इज 10⁻⁻14। तो H प्लस कितना होगा, इसको डिवाइड कर दो, 5 × 10, ये -1 जाएगा, -13 बचेगा। 1/5 इज 0.2, 0.2 × 10⁻13, तो डेसिमल शिफ्ट करके इसको 2 कर दो, 2 × 10⁻14 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। समझा, सिंपल, इजी था। तो चाहिए तो दोबारा वीडियो देख लेना एक बार अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है, क्विकली पढ़ाया है, हजम करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। साथ के साथ आप पीडीएफ लेके बैठना साथ में, ये पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी, आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ लेके बैठना, आपको लिटरली चीजें समझ में आ जाएंगी। ये सब एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट पीएच। हाँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलार HCl सोल्यूशन। -8 मोलार HCl सोल्यूशन का पीएच निकालो। अब नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, सर पीएच विल बी -log to the base 10 H प्लस आयन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना होगा, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू अल्फा। HCl स्ट्रॉन्ग है तो ये 1 हो जाएगा, HCl का एन फैक्टर 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, तो H प्लस आयन मोलैरिटी के बराबर होगा। तो मोलैरिटी कितनी दी है, मोलैरिटी दी हुई है 0.5, 10⁻⁻8, तो यहाँ वो 10⁻⁻8 डालेगा, -8 नीचे आएगा, ये +8 हो जाएगा, 10 log of 10 to the base 10 1 होता है, तो वो बोलेगा pH 8 है, pH is 8। बट हाउ कैन एन एसिड हैव pH ग्रेटर देन 7? क्योंकि जैसे pH 7 से ज़्यादा जाती है वो तो बेसिक सोल्यूशन हो जाता है, तो ये pH = 8 इज अ रॉन्ग आंसर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो जब भी कभी आपके H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, एसिड के H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, अब देखो मुझे खुद बताना, अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन -7 होता, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो pH कितनी हो जाती, तो pH 7 हो जाती। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन -8 होगा तो pH कितनी हो जाएगी, pH 8 हो जाएगी। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए -6 होता तो कितनी हो जाएगी pH, तब आपकी जो pH हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। अगर pH 7 हो गई तो न्यूट्रल सोल्यूशन हो गया। एसिड की pH, एसिडिक सोल्यूशन की pH 7 कैसे हो सकती है, pH 8 कैसे हो सकती है? तो एसिडिक सोल्यूशन की pH 7 से कम ही होनी चाहिए।
मतलब H प्लस का आयन का कॉन्सेंट्रेशन 7 या 7 से ज़्यादा होने लगे, 7 या 7 से कम होने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7 हो गया अगर, तो फिर तो pH 7 आएगी पक्का है। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन -8 हो गया तो pH 8 आएगी पक्का है। एंड pH कांट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 फॉर एन एसिडिक सोल्यूशन। एसिड सोल्यूशन का pH 7 नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन में पानी का H प्लस आयन आप ऐड करोगे। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, H प्लस एसिड से कितना आ रहा है -8, और पानी का H प्लस कितना होता है -7। अरे यहाँ तो पानी ज्यादा एसिडिक है एसिड से। एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है -8 और पानी का खुद H प्लस आयन कितना होता है -7 होता है। तो वाटर इज मोर एसिडिक देन एसिड हिमसेल्फ। तो ऐसे केस में दोनों को ऐड करोगे, -8 प्लस -7 लोगे, -7 कॉमन निकाला, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, -1 का मतलब 0.1, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻⁷। अब इसका pH निकालो। जब इसका pH निकालोगे, करके देख लो, अगर आप इसका pH निकालोगे -log⁻10 1.1 इंटू 10⁻⁷। अब मैं -log⁻10 1.1 को अलग रखूंगा, प्लस -log⁻10 10⁻⁷ को अलग रखूंगा, -7 प्लस 7 हो जाएगा ये माइनस। अब log ऑफ 1.1 इज अप्रोक्सीमेटली 0.10। अब ये मैंने कैसे लगाया, क्योंकि मैंने log 2 का वैल्यू मुझे पता है, log⁻10 ऑफ 0 का वैल्यू, ठीक है, 1 का वैल्यू, log⁻10 1 का वैल्यू 0 होता है, log⁻10 2 का वैल्यू 0.30 होता है 30। तो 1.1 का वैल्यू कितना होगा, तो अगर ये 1.5 होता तो ये हो जाता 0.15, इसका आधा समझ लो, अप्रोक्स आधा, हम अप्रोक्सीमेशन खेल रहे हैं। तो 1.1 का कितना होगा, इससे और भी कम होगा, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 लेके चला, ठीक है, दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, ये 10 लेके चला। तो 7 में से -0.1, तो देखो आंसर आ गया 6 पॉइंट, हो गया ना 7 से कम, हो गया ना 7 से कम। हाँ, अब मान सकता हूं कि भाई हाँ, अब मेरा pH जो है वो 7 से कम है, मतलब एसिडिक है। तो याद रखना, जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, एसिड के H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 6 से कम होने लगे, -7 -8 होने लगे, तब पानी के H प्लस आयन को ऐड करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, क्लियर है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उनके एप्लीकेशन, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने कर दिए हैं, ऑब्वियसली और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बाकी है। तो ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स MCQ की प्रैक्टिस वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के MCQs, PYQs या आप समझ लो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उसका एप्लीकेशन आयोनिक इक्विलिब्रियम में कैसे आता है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब मैंने सिखा दिया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।